नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की खबर से, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में कल करीब 10 घंटों तक पूछताछ हुई है। ये पूछताछ पटना के ईडी जोनल दफ्तर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 9 बजे तक चली। इस मामले में आज तेजस्वी यादव को भी ईडी ने बुलाया है। ये पूछताछ भी पटना के ईडी दफ्तर में ही तेजस्वी यादव से की जाएगी। वहीं इस मामले में 2 दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की ही अदालत ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा यादव को 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें, 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने का आरोप उनके ऊपर लगा है। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, एक तरफ गठबंधन जो है वो टूट चुका है, सत्ता बदल चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ ईडी जो है उसके निशाने पर लालू परिवार आ रहा है। क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, लालू यादव के और उनके परिवार के लोगों के लिए मुश्किलें उसी दिन बढ़ी थी 2022 अगस्त में, जब नीतीश कुमार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। क्योंकि ये जो मामला है अदिति, इसका अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो 2017 में ये मामला उजागर हुआ और 2017 में पहली बार इस मामले में प्राथमिकी हुई। लेकिन ये संयोग कहिए या आप कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों का ढीलापन था कि 2017 से 22 तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस केस में देखने को नहीं मिला, बल्कि कुछ तो सीबीआई के द्वारा या कुछ अन्य एजेंसियों के द्वारा ये भी कहा गया कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। लेकिन 2022 अगस्त से इस मामले में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है और ये कोई पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव इस मामले में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, बल्कि ईडी ये पहली बार ये होगा कि वो ईडी के पटना स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए जाएंगे। इस मामले में कई सारी एजेंसियों ने, जिसमें आयकर विभाग या सीबीआई और या पूर्व में ईडी ने भी तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ विस्तार रूप से की है। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि शुरुआत में ज़्यादा साक्ष्य नहीं थे ये मामला उठाने, लेकिन 2022 के बाद इस मामले ने तेजी पकड़ी है। और जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 7 समन जो ईडी ने दिए थे उस पर पूछताछ के लिए सोरेन पेश नहीं हुए और फिर 8वें समन पर 20 जनवरी को उनके रांची के आवास पर पूछताछ हुई। ईडी ने 29 से 31 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए सोरेन को समन भेजा और इस बीच कल सुबह ईडी दिल्ली में उनके शांति निकेतन आवास पर पहुंची। हालांकि सोरेन वहां पर नहीं मिले। उनके ड्राइवर से भी ईडी ने पूछताछ की है और इसके बाद शाम को जब ईडी की टीम उनके घर से रवाना हुई, दिल्ली में एयरपोर्ट पर उनकी तलाश करती रही, लेकिन वो नहीं मिले। कल रात ईडी उनके घर से एक BMW कार लेकर निकली है, जो बेनामी संपत्ति से खरीदी हुई बताई जा रही है। कल इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री दफ्तर ने ईडी को एक मेल कर बताया कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर पूछताछ की जा सकती है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कल लुका छिपी का खेल एक तरह से लगा कि यहाँ पर जब ईडी सोरेन के घर पर पहुंची है, वहां पर पहले सोरेन मिलते नहीं हैं और उसके बाद उनके ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, फिर एक BMW कार जो है वो लेकर ईडी निकलती है। क्या अपडेट इस वक्त नजर आ रहा है इस मामले में? देखिए, ये खेल अब भी चल रहा है क्योंकि अब तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ईडी अब भी उनकी तलाश कर रही है और ईडी ने उनके घर के अलावा झारखंड भवन और मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो कि उनके पिता का आवास है, वहां पर जाकर जांच की, लेकिन वो नहीं मिले हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और ये पहला मौका है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो। हालांकि जो उनकी लीगल टीम है हेमंत सोरेन की, वो कह रही है कि मुख्यमंत्री सेफ है और लीगल टीम की तरफ से और साथ में जो सीएम कार्यालय है वहां से ईडी को एक मेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 31 जनवरी को 1 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। और ये भी कहा गया है कि उन पर जो एलिगेशन है वो सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और राज्य में जो राज्य सरकार है उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पत्र है वो ईमेल के माध्यम से ईडी के मुख्यालय में भेजा गया है, लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ है ये अब तक साफ नहीं है। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे जो ईडी की टीम है वो शांति निकेतन में उनके आवास पहुंची थी, क्योंकि ये जानकारी मिली थी ईडी को कि जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली में है और जो जमीन घोटाला है उसको लेकर ईडी के पास कुछ नए इनपुट आए थे। उसके बाद ईडी ने रेड शुरू की और लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची तो हेमंत सोरेन घर से गायब हो गए।
तो उनके घर से उनकी कार को जब्त कर लिया गया है, जो BMW कार है, और ये जानकारी मिली है कि ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई है। लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ है, इसको लेकर अभी कुछ भी पता नहीं है। और ईडी के अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो भी ईडी को असिस्ट कर रही है ताकि हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी मिल पाए, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई भी जानकारी ईडी को नहीं मिल सकी है। जी मुकेश, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ईडी के सोर्सेज से आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, जांच एजेंसी पर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या कुछ सबूत है, लेकिन जिस तरह से ईडी और हेमंत सोरेन के बीच में टकराव जारी है, 8 समन देने के बाद भी वो पेश नहीं हुए, फिर एक पत्र लिखा गया कि कब आपके पास आए, उसके बाद टाइम दिया गया और फिर ईडी हेमंत सोरेन के रांची के सरकारी आवास पर पहुंची और वहां पर भी जो लोकल पुलिस है और जो ईडी के साथ में सीआरपीएफ के जवान आए थे उनके बीच टकराव हुआ। लोकल पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ सेक्शन 144 तोड़ने का मामला दर्ज किया। यहां तक कि जो सीएम ऑफिस है उससे एक लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि कोई भी सरकारी दफ्तर या डिपार्टमेंट के लोग ईडी की पूछताछ में शामिल ना हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच में टकराव है और इस टकराव का असर ये हो सकता है कि जो ईडी है वो एक तरह से कड़ी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि लगातार कल से हेमंत सोरेन की तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन अभी तक मिले नहीं है, लेकिन 31 तारीख को एक बार फिर से पूछताछ की बात यहाँ पर सोरेन के दफ्तर की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो गई। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हिजाब को लेकर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान और अनी कागजी ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर जमकर निशाना साधा। आदर्श नगर से कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने कहा कि बीजेपी के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 26 जनवरी को एक सरकारी स्कूल में जाकर हिजाब पहनकर आई बच्चियों के खिलाफ बयानबाजी की। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बाल मुकुंद आचार्य के साथ खड़ी नजर आ रही है। साथ ही मुस्लिम छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का बयान। तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे अगर कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे, वहाँ स्कूल का जो ड्रेस है उसके हिसाब से आना चाहिए ना। स्कूल में 2 प्रकार की ड्रेस कोड क्यों? ठीक है। एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के मदरसों में तो मैं जाके ये नहीं बोला कि मदरसों का ड्रेस बदल दो। ठीक है। एक मदरसों में भी गया हूँ ना मैं, वहाँ तो नहीं बोला मैंने ऐसा। वहाँ का नियम है, उस नियम अनुरूप होना चाहिए। स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसमें होना चाहिए, उसमें आपत्ति कहाँ है? देखो, ये आप कितने देशों में जब खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कई है, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये बुर्का पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध है। तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफी वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चिन्ह अपने देश से हटने चाहिए। और हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गई हैं। हर्षा, हमने कर्नाटक में देखा था कि कितना ज़्यादा तनाव और कितना ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ था हिजाब मामले को लेकर। यहाँ पर सरकार का क्या स्टैंड नज़र आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सियासत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस एक इंसिडेंट के बाद? देखिए, सरकार ने फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इस मामले पे 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी की वजह से ये पूरे मामले में फिलहाल टेम्पररी एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रूस हुआ है। क्योंकि कल जो बच्चियां इस पर लेकर एजिटेशन कर रही थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कंप्लेंट उनकी एक्सेप्ट की गई है और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से पुलिस ने उनको समझाइश करी है। और फिर दोनों जो कांग्रेस के एमएलएज हैं परकोटे एरिया से, उन्होंने कहा है कि अगर 2 दिन में इसमें कुछ तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोबारा इसको लेकर एक तरह से आंदोलन करेंगे। मामला ये है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चियां थी, कुछ बच्चियां हिजाब पहन के आई थी और उसको लेकर बाल मुकुंद आचार्य जो एमएलए हैं, उन्होंने प्रिंसिपल से कहा था, उन्होंने भी अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि 2 तरह के ड्रेस कोड क्यों है, क्या ये ड्रेस कोड का हिस्सा है, क्या ये अलाउड है।
तो अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या रिपोर्ट आती है, अब सबकी निगाहें उस पर है। बिल्कुल हर्षा, अभी तक स्कूलों में क्या कुछ चल रहा था, क्या उसको लेकर पहले इस तरह की कोई आपत्ति उठाई गई थी? जी बिल्कुल नहीं, राजस्थान में कभी भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया है और सरकारी स्कूल में सब लोग स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो माइनॉरिटी बहुल ये इलाके हैं वहां पर अगर बच्चियां हेड स्कार्फ पहन के आती हैं, हेड स्कार्फ, तो उनमें टीचर का जो कहना है वो आपत्ति नहीं जताती है, क्योंकि उनका इशू है कि बच्चे पढ़ने आए, ये नहीं कि बच्चियां को हेड स्कार्फ की वजह से उनको एजुकेशन से वंचित रखा जाए। तो ज्यादातर इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, इस पर कोई औपचारिक ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो है बच्चों की शिक्षा का होना चाहिए, ना कि उनके कपड़ों का। देखते हैं सरकार यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या का मामला। आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात INS सुमित्रा को मदद के लिए कॉल आया। अरब सागर में समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। समुद्री लुटेरों के चंगुल से 19 पाकिस्तानी छुड़ाए गए हैं और बीते 24 घंटों में INS सुमित्रा ने 2 जहाजों का बचाव किया है, जिसमें से एक जो है उसमें पाकिस्तानी नाविकों को भी बचाया गया है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के संबंध हम अक्सर देखते हैं, वहां पर भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या कुछ उस वक्त हुआ था जब हमला उस नाविकों पर हुआ था? ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना का रीच जो है और पहुंच जो है कहां तक हो गया है। आपको बताएं कि अरब सागर में और अदन की खाड़ी के इलाका में नौसेना के 10 से ज्यादा युद्धपोत जो है वहां डिस्ट्रॉयर जो है वहां तैनात है एंटी पायरेसी ऑपरेशन में। और जब भी संकट के समय किसी भी मदद की गुहार आती है, कॉल आता है, तो भारतीय नौसेना ये नहीं देखती कि ये जहाज जो है ये ईरान का है, पाकिस्तान का है, लाइबेरिया का है, बल्कि उसकी मदद के लिए आती है। यहाँ भी अगर देखें तो आप देखें तो पाकिस्तानी का क्रू था, ये भारतीय नौसेना को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही INS सुमित्रा जो उस इलाके में वो आती है, जैसे जो मदद की गुहार लगती है और नौसेना के कमांडो जो है उस जहाज में दाखिल होते हैं, तो पायलट जो है जहाज छोड़ के भाग जाते हैं और 19 पाकिस्तानी को बचा लिया जाता है। तो एक अपने आप में एक दिखाता है कि भारतीय नौसेना जो है अब कितनी ताकतवर हो गई कि जिसका इलाका जो है कर सकते हैं कि ताकत जो है केवल भारतीय समुद्री सीमा में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि हिंद महासागर से आगे भी अब अरब सागर में देखने को मिल रहा है। कल भी खबर आई थी कि 17 ईरानी लोगों को जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना ने बचाया था। तो ये लगातार दिखा रहा है कि भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। और उस इलाके में जो हमारे डिस्ट्रॉयर जो तैनात किए गए हैं, ये जो डिस्ट्रॉयर है, चाहे चेन्नई की बात करें, चाहे कोलकाता क्लास के दूसरे डिस्ट्रॉयर जो तैनात किए गए हैं, वो अपने आप में इतने सक्षम है। उसमें मिसाइल होते हैं, गन होते हैं और मार्कोस कमांडो होते हैं, जो हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, एक और खबर इस बीच अमेरिका से आ रही है, बड़ी खबर है। एक और भारतीय छात्र का शव यहां पर मिला है। अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्र का शव बरामद हुआ है। 28 जनवरी से नील आचार्य जो है वो लापता था। नील आचार्य की मां ने सोशल मीडिया पर गायब होने की खबर जो है वो पोस्ट भी की थी। जॉन मार्टिसन ऑनर्स कॉलेज में नील आचार्य पढ़ाई कर रहा था और इस वक्त अभी खबर जो है वो शुरुआती दौर में है। प्राथमिक जो खबर आ रही है उसमें यही है कि उसका शव बरामद हुआ है। क्या वजह रही है, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन एक और दुखद खबर अमेरिका से, एक और भारतीय छात्र जो है उनका शव यहाँ पर मिला है। अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नील आचार्य का शव बरामद हुआ है। 28 जनवरी से नील लापता थे। उनकी मां ने सोशल मीडिया पर उनके लापता होने की खबर भी पोस्ट की थी।